हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूसोलेस। सो स्टूडेंट्स, ये है थर्ड वीडियो ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक्स मैंने दे दी है। ठीक है, तो जैसे हमने पार्ट 2 में जो हमारे एसएससी सीजीएल 22 में जो क्वेश्चंस आए थे इडियम्स एंड फ्रेजेस के, वो डिस्कस किए थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने पार्ट 3 में। और स्टूडेंट्स, ये उन्हीं के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ एसएससी सीजीएल को टारगेट किए हुए हैं, बट अगर आप बैंक, पीओ, रेलवे, सीडीएस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप क्रैक करना चाहते हो तो इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते ही हैं, साथ में जो इडियम्स हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन में, क्लोज टेस्ट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे ही फ्री में एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने और भी स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए कि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। When the war breaks out, all the war mongering social media activists become yellow bellies। तो इसमें आप देख रहे हो तो सिर्फ येलो बेलीज नहीं देकर उन्होंने पूरा सेंटेंस दिया है। तो इससे क्या होता है, और हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमें डायरेक्टली येलो बेलीज का क्लियर मीनिंग नहीं पता है, बट हम क्या होता है कि कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एक्चुअली इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसको कैसे सेंटेंस में यूज किया है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जब भी वॉर होता है तो जो वॉर मॉन्जरिंग सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अरे वॉर मॉन्जरिंग मतलब का इसका मीनिंग हुआ कि जो वॉर रिलेटेड एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, उसको एक तरीके से प्रमोट करें किसी तरीके से, वो ही येलो बेलीज हो जाते हैं। तो हमें येलो बेलीज का क्या मीनिंग है वो इसमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास चार ऑप्शंस है। ऑप्शन ए इज जेलोट्स। सो जेलोट्स का मीनिंग क्या होता है, जेलोट्स होते हैं वो जिन अपनी जो उनकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होती है किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, जिससे जिनको हम लोग फेनेटिक कहते हैं, और वो उस आइडिया, अपनी बिलीफ से हटना नहीं चाहते, बल्कि वो सोचते हैं जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है, यही मेरी धारणा है किसी चीज को लेकर, और बाकी लोग भी उसी को ही फॉलो करें। तो वैसे जो फेनेटिक वर्ड होता है वो जीलॉट्स होते हैं, वो उसके लिए होता है। तो येलो बेलीज जो होता है वर्ड, इट डजंट स्टैंड फॉर जीलॉट्स। तो ऑप्शन ए आपका एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बी कावर्ड्स। कावर्ड्स होते हैं वो जो कि डरपोक होते हैं। ठीक है, तो येलो बेलीज का करेक्ट आंसर होता है कावर्ड्स। ठीक है, जो कि वॉर जैसी बातों की, वॉर को भड़काने वाली बातें करते हैं, बट एक्चुअली में जब वॉर हो जाता है तो वो ही डर के मारे चुप जाते हैं। ठीक है, तो येलो बेलीज का मतलब होता है कावर्ड्स, डरपोक। ऑप्शन सी है स्केप्टिक्स। स्केप्टिक्स वो होते हैं जो कि हर चीज में डाउट लेते हैं। ठीक है, बहुत ही रिजर्वेशन के साथ किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, बहुत ही उनको हमेशा शक होता रहता है इस चीज की वैलिडेशन को लेकर कि ये चीज सही है कि नहीं है। तो जो बहुत ही डाउटफुल किस्म के लोग होते हैं ना, जो हर चीज में डाउट करते रहते हैं, उनको कहते हैं स्केप्टिक्स। और ऑप्शन डी अपसेट स्टमक। अपसेट स्टमक तो आप सबको पता है, जैसे स्टमक की कोई डिसऑर्डर या कोई पेट में किसी तरीके की बीमारी, तो उसको कहते हैं अपसेट स्टमक। ओके, तो येलो बेलीज करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी, यानी कावर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब ये देखिए, आपका डायरेक्ट ईडियम दिया है और आपको इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। अब ये चारों ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, चलिए एक एक करके आप रीड कर लीजिए। ऑप्शन ए है अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंजॉयिंग हिज फ्रीडम। जो एक जगह कुछ ही समय के लिए सेटल होता है और इधर उधर जाता रहता है अपनी फ्रीडम एंजॉय करने के लिए। ऑप्शन बी पर्सन हु डज नॉट सेटल फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड इज सर्चिंग फॉर वेल्थ। ठीक है, जो सेटल भी नहीं हो रहा और वेल्थ ढूंढ रहा है, उसको कहता है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। ऑप्शन सी अ पर्सन हु सेटल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय के लिए सेटल हो गया, लीड्स अ बोरिंग यूजलेस लाइफ, और अपनी वो मोनोटोनस बोरिंग लाइफ जी रहा है। ऑप्शन डी अ पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डज नॉट गेट वेल्थ, नेम और फेम। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी a person who does not settle in one place for a long time and does not get anything। तो इसका मतलब ये हुआ वो लोग जो कि एक प्लेस से दूसरी जगह पर वॉन्डर करते रहते हैं, कभी जॉब स्विच करना या कभी कोई एक्टिविटी करना फिर छोड़कर किसी दूसरी एक्टिविटी करने लगना। ठीक है, तो कंसिस्टेंट नहीं होते, एक एक्टिविटी पे अपना मन नहीं लगाते, उससे क्या होता है कि वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते लाइफ में। उसका मतलब होता है रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। आप एक एक्टिविटी को नहीं करके बार बार एक्टिविटी चेंज करते रहते हैं, इसलिए आप जो करना चाहते हो कभी कर नहीं पाते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। तो ये है इसका मीनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं। Nobody in the conference seemed to believe the cock and bull story about such a major movie star।
कोई भी जो कॉन्फ्रेंस में मौजूद था वो कॉक एंड बुल स्टोरी जो था उसकी बिलीव नहीं कर रहा था अबाउट अ मेजर मूवी स्टार। तो कॉक एंड बुल स्टोरी का हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है। अपने पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज फैक्चुअल स्टोरी, ऑप्शन बी फॉल्सिफाइड स्टोरी, ऑप्शन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ऑप्शन डी सीक्रेटिव स्टोरी। सो फैक्चुअल तो मतलब हो गया कि हाँ एज पर द फैक्ट्स यानी करेक्ट स्टोरी। तो कोई करेक्ट स्टोरी नहीं बिलीव कर रहा था क्या? फॉल्सिफाइड स्टोरी यानी कोई गलत स्टोरी थी वो नहीं बिलीव कर रहे थे लोग। इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी तो नहीं बिलीव कर रहे थे, या सीक्रेटिव बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कोई सीक्रेट स्टोरी थी तो वो नहीं बिलीव कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है फॉल्सिफाइड स्टोरी। ठीक है, तो नोबडी इन द कॉन्फ्रेंस सीम टू बिलीव द कॉक एंड बुल स्टोरी अबाउट सच ए मूवी स्टार। फॉल्सिफाइड कॉक एंड बुल का मतलब होता है कुछ अपने मन गढ़ंत स्टोरी बना देना उस मूवी स्टार के बारे में, तो वो गलत जो र्यूमर्स जो फैलाई जा रहे थे तो उसको लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। इसको आप और अपने मन से सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी का। डू नॉट बिलीव व्हाट शी सेज बिकॉज शी एक्सैजरेट्स एवरीथिंग। ओके, सो शी फ्रेम्स कॉक एंड बुल स्टोरीज। इसको इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट, द वर्ल्ड नीड्स अ ग्लोबल लीडर हु कैन होल्ड आउट ए जेस्चर ऑफ पीस। तो जेस्चर ऑफ पीस से रिलेटेड कौन सा इनमें से ईडियम है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब चारों ईडियम्स के हम लोग मीनिंग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ऑप्शन ए आपका मदर विट। मदर विट एक इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब होता है अपना इनहेरेंट, इनहेरेंट आपकी इंटेलिजेंस होना, कॉमन सेंस होना, इनहेरेंट। ठीक है, नेचुरल इंटेलिजेंस। सो बाय योर मदर विट यू विल बी एबल टू ओवरकम ऑल द डिफिकल्टीज इन लाइफ। मदर विट मतलब जो कि ऐसे नेचुरली, अब बोलते हैं ना तुम्हारे में ये नेचुरल इंटेलिजेंस, नेचुरल यानी कॉमन सेंस, ठीक है, वो होता है मदर विट। हेल्कियन डेज, हेल्कियन डेज होते हैं हमारे, हम लोग बोलते हैं ना अपने ओल्ड गुड डेज, पुराने अच्छे दिन, वो होते हैं हेल्कियन डेज। जैसे इसको आप कैसे सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हो? शी वॉज रिमेम्बरिंग हर हेल्कियन डेज ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, वो अपने पुराने अच्छे बचपन के दिन याद कर रही थी। अ ग्रास विडो, अ ग्रास विडो वो विडो होती है, विडो का मतलब तो एक्चुअली वो होता है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई हो। ओके, बट ग्रास विडो वो हो गई जिसमें कि क्या होता है हस्बैंड एंड वाइफ काफी समय के लिए अलग अलग दूर दूर रहते हैं बिकॉज किसी भी रीजन की वजह से कि उनका जॉब अलग प्लेस पर हो। ठीक है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरी हो जाती है क्योंकि दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ड्यू टू एनी रीजंस। तो वो हो गई ग्रास विडो। एंड ऑलिव ब्रांच, अब आप देखोगे ऑलिव ब्रांच जैसे यूएन का पीस सिंबल भी है जिसमें डव होती है साथ में, ऐसे वो पत्ती हाथ में ले जाती है। ठीक है, तो ऑलिव तो वो एक तरीके का पीस का सिंबल ही होता है। तो एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है जेस्चर ऑफ पीस। तो इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि वन पार्टी हेड आउट ऑलिव ब्रांच टू अनदर when it try to settle out their differences between themselves। तो एक पार्टी ने ऑलिव ब्रांच दूसरे को दिखाई, मतलब एज अ जेस्चर ऑफ पीस दिखाया कि हाँ अब हम इस डिसएग्रीमेंट को इसको सेटल करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग एन ऑलिव ब्रांच यानी जेस्चर ऑफ पीस। एन ऑलिव ब्रांच इसका हो गया करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। ये आई होप सबको पता होगा। 4 ऑप्शन से गेम इज नाउ इन फुल स्विंग का क्या मीनिंग हो सकता है? वेरी पैसिव, क्या बहुत पैसिव है? वेरी अनइंटरेस्टिंग, अनइंटरेस्टिंग, प्ले ऑन द स्विंग्स यानी झूलों पे झूलना, या वेरी एक्टिव। तो हम लोग बोलते हैं ना द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग, द गेम इज ऑन यानी वेरी एक्टिव। अब वो फुल्ली ऑपरेशनल है, एकदम मतलब अपने चरम सीमा पर है, उसको बोलते हैं द गेम इज नाउ इन फुल स्विंग। जैसे आप बोल सकते हो द पार्टी वॉज इन फुल स्विंग व्हेन वी रीच देयर। ठीक है, एकदम जोर शोर से सब पार्टी कर रहे थे, एकदम अपने हाईएस्ट पीक पे थी। ठीक है, चलिए, द यंग बॉय वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। अब हमें बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ इसका मीनिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होना। ओके, इसका क्या मीनिंग होता है? सो 4 ऑप्शन है, बॉर्न विद अ स्पून स्टक इन हिज माउथ, स्पून मुंह में अटक गए उसके साथ पैदा होना। बॉर्न टू रिचेस एंड लग्जरी यानी किसी अमीर खानदान में पैदा होना, सब एकदम सुख संपन्न संपन्न के साथ। बॉर्न विद अ स्पून दैट इज नॉट मेड ऑफ गोल्ड, ऐसी स्पून के साथ पैदा होना जो कि गोल्ड की नहीं बनी है, तो हमने अज्यूम कर लिया कि वो सिल्वर की बनी है। या बॉर्न टू नॉट सो रिच पेरेंट्स, ज्यादा अमीर लोग के घर पे पैदा नहीं होना। सो इसका करेक्ट आंसर है बॉर्न टू रिचेस एंड लग्जरी। इसमें आप बोल सकते हो अनंत अंबानी was born to is born to born with a silver spoon in his mouth। ठीक है, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं। ठीक है, उसको कहते हैं born with a silver spoon in his mouth। MD of the company let the cat out of bag by telling her secretary about promotion।
लेट द कैट आउट ऑफ बैग एक इंपॉर्टेंट ईडियम है। इसका मतलब ये होता है कि जो चीज सीक्रेट रखनी थी बट वो आपने अनइंटेंशनली बता दी, ठीक है, जो चीज आपको सीक्रेट रखनी थी वो आपने गलती से डिस्क्लोज कर दी, वो होता है लेट द कैट आउट ऑफ बैग। इससे ही रिलेटेड एक और ईडियम है स्पिल द बीन्स। ओके, सो एमडी ऑफ द कंपनी स्पिल्ड द बीन्स बाय टेलिंग अ सेक्रेटरी अबाउट प्रमोशन, मतलब उसको बताना नहीं था अभी कि उसका प्रमोशन हो गया, बट उसने ये सीक्रेट को स्पिल आउट कर दिया, उसके सामने बता दिया। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू अलाउ अ सीक्रेट टू बी नोन यूजुअली विदाउट इंटेंडिंग टू, मतलब वो सीक्रेट अभी उसको बताना नहीं था बट गलती से बता दिया, गलती से मुंह से निकल गया, उसको कहते हैं लेट द कैट आउट ऑफ बैग और स्पिल द बीन्स। बाकी तीनों गलत है। ओपनली कन्फेस, मतलब सामने आके कन्फेस कर दिया, जैसे हमने कुछ गलती करते तो उसको ओपनली एडमिट करते हैं, तो वो गलत है। क्रिएट अ फॉल्स स्टोरी, गलत स्टोरी फ्रेम करना। सीक्रेटली कन्फाइड, ठीक है, तो ये सारे ही ऑप्शंस गलत है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। टर्न ओवर ए न्यू लीफ, अगेन 4 ऑप्शंस। टू बिगिन विद, किसी चीज को शुरू करना। टू स्टॉप फाइनली, किसी चीज को ओवर कर देना, खत्म कर देना। टू प्लांट अ ट्री और टू टेक अ ब्रेक, तो इसका करेक्ट आंसर है टू बिगिन विद। इसका मतलब द टर्न ओवर अ न्यू लीफ, मतलब हमें किसी चीज को स्टार्ट करना फ्रेश, ठीक है, अपने बिहेवियर में कुछ चेंजेस लाना फॉर ए पॉजिटिव मीन्स, ठीक है, कि अपने बिहेवियर को पॉजिटिवली चेंज करना, किसी चीज को अच्छे से फिर से स्टार्ट करना। ओके, so he turned over a new leaf and started exercising regularly, और he decided to turn over a new leaf, ठीक है। इस तरीके से हम लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस लेते हैं कि चलो अब फिर नया फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जो हम लोग कर रहे थे उसको छोड़ के कुछ नई स्टार्ट करते हैं, तो इस तरीके से टर्न ओवर ए न्यू लीफ, फिर से स्टार्ट करना, किसी चीज को फ्रेश स्टार्ट करना। नेक्स्ट है अ फेयर वेदर फ्रेंड कैन नेवर बी ट्रस्टेड इन टाइम्स ऑफ एक्सीजेंसी, ठीक है, एक्सीजेंसी मतलब इमरजेंसी, जब हमें चाहिए होता है, तो जो फेयर वेदर फ्रेंड होता है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। तो फेयर वेदर फ्रेंड वो कौन हुआ जो कि गुड टाइम्स में तो आपके साथ था अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, बट जब आपको ट्रबल्स हुई, जब आपके डिफिकल्ट टाइम्स हुए, तो वो आपको छोड़ के चला गया, वो हो गया फेयर वेदर फ्रेंड, यानी अच्छे समय पे आपका साथ देगा और बुरे समय पे छोड़ के चला जाएगा, वो कौन हो गया, उसको आदमी को क्या कहोगे आप, सेल्फिश कहोगे ना, तो वो गया सेल्फिश फ्रेंड। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, उनके मीनिंग क्या, क्लोज फ्रेंड यानी बहुत ही घनिष्ठ मित्र, तो वो नहीं है। पेन फ्रेंड, पेन फ्रेंड देखिए वो होता है जिनसे हम कभी फिजिकली एक्चुअल में मिले नहीं होते हैं, बट वो हमारे फ्रेंड बन गए थ्रू ईमेल्स और लेटर्स, हम उनको लेटर लिख रहे हैं फ्रेंडली लेटर्स, वो हमें एक्सचेंज में फ्रेंडली लेटर्स लिख रहे हैं, बट वी हैव नेवर मेट ईच अदर, तो वो होता है पेन फ्रेंड। जैसे हमारे फेसबुक पे आजकल बहुत सारे पेन फ्रेंड्स बन जाते हैं जिनको हम मैसेजेस एक्सचेंज करते रहते हैं, बट एक्चुअली में हम लोग हो सकता है उनसे कभी मिले ही नहीं हो, ठीक है, तो वो होता है पेन फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड हो गया एन ओल्ड एक्वेंटेंस, जिसको हम बहुत पहले सालों से जानते हैं, वो हो गया ओल्ड एक्वेंटेंस। ओके, सो फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स अ सेल्फिश फ्रेंड। नेक्स्ट, टू कजल वंस ब्रेन, 4 ऑप्शन है इसमें। थिंकिंग अबाउट अ डिबेट, किसी डिबेट, जो भी आर्ग्यूमेंट हुई, कोई डिबेट हुई, बहस हुई, उसके बारे में सोचना, तो थिंक हार्ड, बहुत एकदम प्रेशर लगा के सोचना। नॉट टू थिंक, सोचना ही नहीं। टू ओवर थिंक, कुछ ज्यादा ही सोच लेना। तो कजल वंस ब्रेन का होता है टू थिंक हार्ड, मतलब बहुत ही प्रेशर लगा के सोचना। सो आई कजल्ड माई ब्रेन टू रिकॉल हर नेम, मतलब जैसे बोलते हैं ना, अपने दिमाग पर जोर डालो, क्या था क्या था, मतलब किसी चीज को आप याद करते हो, आपको याद नहीं आती, तो आप क्या करते हो, अपने दिमाग पे जोर डालो। अपने दिमाग को जोर डालो को आप आजकल अब इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि कजल योर ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखिए आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी कि किस तरीके से आप ये इडियोमैटिक फ्रेजेस को अपने रेगुलर कॉन्वर्सेशंस में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कजल वंस ब्रेन मीन्स टू थिंक हार्ड, टू प्रेशराइज योर ब्रेन, ओके, टू रिमेंबर समथिंग। नेक्स्ट, दीज पेन्स में कम इन हैंडी ड्यूरिंग एग्जाम्स, कम इन हैंडी का हमें इसमें मीनिंग देखना है। 4 ऑप्शंस आर देयर। ऑप्शन ए, बी यूजफुल, कॉज ट्रबल, बी सोल्ड और ब्रिंग लक। सो कम इन हैंडी मतलब बी यूजफुल, मतलब ये जो पेन्स है ये तुम्हारे काम में आएंगे एग्जाम्स में, ओके। जैसे आपकी मम्मी बोलती ना, डोंट थ्रो दीज बैग्स, इट में कम इन हैंडी एनी टाइम, इन बैगों को मत फेंको, ये कभी भी काम में आ सकते हैं, ओके। कैश में कम इन हैंडी ड्यूरिंग माई ट्रैवल, जरूरी नहीं है हर जगह डेबिट कार्ड्स एक्सेप्ट हो, तो कहीं कहीं कैश भी होता है, वो यूजफुल हो जाता है ट्रैवल के समय, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो अपने सेंटेंसेस में। प्ले इट बाय ईयर, 4 ऑप्शंस आर देयर। टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, किसी
स्पेशल प्रिपरेशन के बिना ही कुछ कर देना, टू प्लान, टू लिसन केयरफुली और टू इम्प्रूव। सो प्लेड बाय ईयर का मतलब होता है कि हमने प्री डिसाइडेड विदाउट एनी प्लानिंग के किसी चीज को उसी समय कर लेना, ठीक है। सो वी विल सी हाउ द वेदर इज एंड देन वी विल प्ले इट बाय ईयर्स, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना गो विद द फ्लो, वही होता है प्ले इट बाय ईयर। हम लोग देखेंगे कैसा मौसम है उसके अकॉर्डिंग फिर देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। तो प्री प्लानिंग नहीं करना, उसको कहते हैं प्ले इट बाय ईयर। उसी के जैसा जो हो रहा होगा उस समय वैसे ही डिसीजन अपने ले लेना। नेक्स्ट, someone's heart is in the right place, इसका हमें मीनिंग देखना है। 4 ऑप्शंस आर देयर। suddenly feel so excited that the heart beats faster, option B change your opinion or way you feel, option C share secret worries with someone else, option D someone is good even if they sometimes behave in a wrong manner। so someone's heart is in the right place, इसको आप हिंदी में सोचोगे तो इसका मतलब होता है कि हाँ वो उसका दिल सही जगह पे है, मतलब वो दिल का तो अच्छा है, ठीक है। हो सकता है उसने कुछ ऐसी बात कर दी हो जो आपको सही नहीं लगी हो आपके अकॉर्डिंग, बट इंटेंशनली उसका ये मकसद नहीं था आपको हर्ट करने का, उसका दिल से वो अच्छा है, उसको बोलते हैं someone's heart is in the right place। so option D is the correct answer which says someone is good even if they sometimes behave in a wrong manner, ठीक है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दो राजू इज वेरी लेजी बट हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। वो लेजी है, वो अपना काम खुद से नहीं करना चाहता, दूसरों से करवाता है, बट दिल का अच्छा है वो, ठीक है, बहुत ही काइंड है, जेनरस है। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंसेस के फ्रेम कर सकते हैं। डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स देखते हैं। मिंटिंग मनी यानी मनी बनाना, फेलिंग कंप्लीटली, बीइंग इनफॉर्मल या गोइंग टू स्विमिंग पे जाना। सो करेक्ट आंसर इज फेलिंग कंप्लीटली, ओके। सो इसको आप कैसे सेंटेंस पे बना सकते हो? राम्स चांसेस ऑफ गेटिंग गुड कॉलेज वेंट डाउन द ट्यूब्स व्हेन ही कुड नॉट पास द एग्जाम, ठीक है। जो उसके चांसेस थे एक अच्छा कॉलेज मिल सकेगा वो कंप्लीटली फेल हो गए जब वो एग्जाम को पास ही नहीं कर पाया, तो वो होता है डाउन द ट्यूब्स। नेक्स्ट, आई बेग्ड हिम टू रिकंसीडर माय एप्लीकेशन बट ही पुट हिज फुट डाउन। पुट हिज फुट डाउन का मीनिंग देखना है हमें। ऑप्शन है स्टैम्प्ड हिज फुट डाउन, स्टैम्प करना मतलब ऐसे फुट को तो ऐसे जमीन पे पटकना। अग्री टू रिकंसीडर, हाँ कर देना कि मैंने कहा कि चलो मेरी एप्लीकेशन को रिकंसीडर कर दो और उसने कहा ठीक है मैं कर दूंगा, अग्री करना। ऑप्शन सी रिफ्यूज टू इट, मतलब उसने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा। एंड ऑप्शन डी डिड नॉट रन, यानी वो भागा नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिफ्यूज टू ईड। पुट इज फुट डाउन मतलब किसी चीज को आप मना कर देना कि हाँ भाई ये मत करो, या कोई चीज हो रही है उसको मना कर देना, या कोई चीज नहीं हो रही है तो उसके अगेंस्ट में बोलना कि नहीं ये चीज करो, उसको कहते हैं पुट इज फुट डाउन, ओके। सो इट इज हाई टाइम you should put your foot down and tell your child that he should study hard, मतलब अब ये बहुत हाई टाइम आपको अपने उसको बता देना है कि उसको स्टडी करना है हार्ड में और ऐसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके। यू शुड पुट योर फुट डाउन एंड टेल योर चाइल्ड नॉट टू गो आउट फॉर पार्टी एट नाइट, मतलब लेट नाइट पार्टी ना करे। ये अब आपको मतलब इसका डिसीजन ले लेना है, और वो जो ये करता आ रहा है कि पार्टी नाइट में, तो उसके लिए आपको मना कर देना है, ठीक है। उसको कहते हैं पुट योर फुट डाउन, जो चीज हो रही है उसको रोक लगाना। कोल्ड फीट, 4 sentences आर देयर। रीता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर जॉब एज शी गॉट कोल्ड फीट, इसमें हमें क्या करना है, कोल्ड फीट का क्या मीनिंग होता है वो इन 4 सेंटेंसेस में कोल्ड फीट को यूज किया है इन्होंने, तो किस सेंटेंस में उसका करेक्ट यूजेज है वो बताना है, ओके। ऑप्शन बी वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट, ऑप्शन सी आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट, ऑप्शन डी वन कैन स्विम इजिली विद कोल्ड फीट, ओके। सो कोल्ड फीट का जब हमें मीनिंग पता होगा तभी हमें पता चलेगा कि वो सेंटेंस में करेक्ट यूज उसका किया गया है कि नहीं। तो कोल्ड फीट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा नर्वस होना या फ्राइटेंड होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या किया गया, रीता वॉज नॉट सिलेक्टेड फॉर जॉब एज शी गॉट कोल्ड फीट, तो ये सही है कि रीता का सिलेक्शन नहीं हुआ जॉब में बिकॉज शी गॉट वेरी नर्वस और फ्राइटेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, वॉकिंग बेयर फीट ऑन ग्रास गेव हिम कोल्ड फीट, ये सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है, नंगे पांव जमीन ग्रास पे घास पे चलने से उसके पाँव ठंडे पड़ गए, नहीं गलत है। आफ्टर टू मच साइकिलिंग अरुण गॉट कोल्ड फीट, इसका मतलब ये बताना चाह रहा है कोल्ड फीट का मतलब कि वो बहुत थक गया, और वो कोल्ड फीट का मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि बहुत ज्यादा साइकिलिंग करने के बाद उसके कोल्ड फीट हो गए, मतलब बहुत ज्यादा साइकिलिंग करने के बाद वो नर्वस हो गया, गलत है।
वन कैन स्विम इजिली विद कोल्ड फीट, अगर आप बहुत ज्यादा नर्वस या फ्राइटेंड हो तो आप इजिली तैर सकते हो. So again, this is the wrong usage of this word cold feet. So correct answer is option A. Rita was not selected for job as she got cold feet, as she got very nervous and frightened. Next, he finally had to face the music and lose the opportunity. Again, four options are there. A. Accept ignorance, accept unpleasant consequences, choose alternative that is uninteresting, and be exposed. तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है यू हैव टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर योर रॉन्ग डूइंग. आपने जो गलत काम किया है उसके अब जो भी बुरे कॉन्सिक्वेंस होंगे, रिजल्ट्स होंगे, उसको आपको फेस करना या एडमिट करना कि हाँ आपने ये गलती करी है. सो ही फाइनली हैड टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस एंड लूज द अपॉर्चुनिटी. जिस इडियम का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है उसमें लगा के देखिए, ठीक है. तो इसका करेक्ट आंसर है टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस. Next, lose your marbles. Four options are there: to go insane, to handle stress, to lower down anger, and option D, to be patient. So lose your marbles का मतलब होता है to go crazy. ठीक है, आपका awkwardly बहुत बिहेव करने लगना, स्ट्रेंज वे में बिहेव करने लगना, उसको बोलते हैं lose your marbles. Have you lost your marbles? मतलब have you gone insane? Have you gone crazy? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया to go insane. राजू लॉस्ट हिज मार्बल व्हेन ही गॉट द न्यूज ऑफ हिज फादर्स एक्सीडेंट. राजू एकदम पागल सा हो गया जब उसको पता चला उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, इस तरीके से आप भी सेंटेंसेस फ्रेम करिए तो आपके माइंड में भी ये जो टर्म है ना लूज योर मार्बल्स हमेशा के लिए बैठ जाएगा. नेक्स्ट देखिए, ही सिटिंग ऑन द फेंस, इसका क्या मतलब हुआ? ऑप्शन ए, ही कांट स्टॉप ट्राइंग, वो ट्राई करना नहीं रोक सकता. ही कांट डू एनीथिंग सीरियसली, वो कोई काम सीरियसली नहीं कर सकता. ही कांट हाइड हिमसेल्फ, वो अपने आप को छुपा नहीं सकता. ही कांट टेक अ डिसीजन, वो कोई डिसीजन नहीं ले सकता. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ही कांट टेक अ डिसीजन. ठीक है, तो ही सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है ना इधर का ना उधर का, मतलब ना वो एक साइड ले पा रहा है ना दूसरी साइड ले पा रहा है, बहुत ही इनडिसिसिव होना, मतलब किसी मुद्दे पे डिसीजन नहीं ले पाना. ठीक है, कि हमें क्या करना है. सो इसको आप बोल सकते हो स्टॉप सिटिंग ऑन द फेंस एंड टेक योर डिसीजन. ठीक है, तो जो बहुत ही इनडिसाइसिव लोग होते हैं उसके लिए आप बोल सकते हो ही सिटिंग ऑन द फेंस, वो समझ नहीं पा रहा है कि किस साइड पे जाए, ये करे कि ना करे, तो सिटिंग ऑन द फेंस. नेक्स्ट, द सेलर टेल्स ग्रेट टेल्स ऑफ एडवेंचर दैट यू शुड टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट. तो टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट का हमें मीनिंग इसमें फाइंड आउट करना है. फोर ऑप्शंस आर देयर: great admiration, great patriotism, not take too seriously and be afraid to refrain from. तो इसका करेक्ट आंसर है not take too seriously. टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को पूरी तरीके से मत विश्वास करो. ठीक है ना, कुछ रिजर्वेशन के साथ उस चीज को लो, क्योंकि क्या होता है बहुत लोगों की आदत होती है किसी चीज को बहुत ही एग्जैजरेट करके बताना, बढ़ा चढ़ा कर बताना. ठीक है, सो शी इज, आप ऐसे बोल सकते हो रीता हैज हैबिट ऑफ एग्जैजरेटिंग एवरीथिंग. सो व्हाट शी सेज, टेक विद द ग्रेन ऑफ सॉल्ट. ठीक है ना, थोड़ी बातें उसकी समझो कि वो बोल रही है करेक्ट है और कुछ वो बढ़ा चढ़ा कर ही बोलती है. वैसे ही जो सेलर है, जो उसकी बड़ी बड़ी उसने यात्राएं की रहती है, ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बताता है कि हाँ भाई इतना बड़ा तूफान आया, मैंने इसको भी सरवाइव किया, ऐसा किया वैसे किया. तो ठीक है, तो उसके हर बात को एकदम एज इट इज आपको लिटरली नहीं लेना है, बट यू हैव टू टेक इट विद लिटिल रिजर्वेशंस. उसको कहते हैं नॉट टेक टू सीरियसली. नेक्स्ट, he has to eat humble pie. eat humble pie का मीनिंग हमें फाइंड आउट करना है. A, to live in penury. penury means to live in poverty. ठीक है, to apologize humbly. humbly apologize कर लेना, किसी चीज के लिए गलती मान लेना. to live a life of humility means बहुत ही मॉडेस्ट वे में लिव करना. to enjoy the life to the fullest. तो इसका करेक्ट आंसर है टू अपोलोजाइज हम्बली. इसका मतलब दो होते हैं, दो क्या होते हैं, एक तो ये होता है कि हाँ अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, अपोलोजाइज कर लेना. अपोलोजाइज कर लेना मतलब माफी मांग लेना, और या फिर टू एडमिट योर रॉन्ग डूइंग, जो आपने गलती करी टू एडमिट योर फॉल्ट, उसका मतलब यही होता है टू ईट हम्बल पाई. नेक्स्ट, आई मस्ट टेल यू दैट इट ऑल वेंट पियर शेप्ड आफ्टर यू लेफ्ट द मीटिंग इन द मिडिल. मुझे बताना पड़ेगा वो सब पियर शेप्ड हो गया जब तुमने मीटिंग मिडिल में, बीच में लेफ्ट कर दी. इसका हमें मीनिंग फाइंड आउट करना है वेंट पियर शेप का. फोर ऑप्शंस आर देयर: वेंट टेरिबली रॉन्ग, बिकेम वेरी 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 एंटरटेनिंग, बिकेम ट्रैजिक यानी बहुत दुखियारी वाली मीटिंग हो गई, दुख भरी. टर्न्ड आउट फाइन, तुम बीच में छोड़ के चले गए तो मीटिंग बहुत अच्छी हो गई.
तो इसका करेक्ट आंसर होता है वेंट टेरिबली रॉन्ग, वेंट पियर शेप्ड, माई डिसीजन वेंट पियर शेप्ड, मतलब मेरा डिसीजन एकदम गलत चला गया। वैसे ही जब तुम मीटिंग बीच में छोड़ के चली गई तो सब गलत हो गया। वेंट टेरिबली रॉन्ग मीन्स वेंट पियर शेप्ड। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको काफी इंजॉय किया होगा, आपने काफी इंफॉर्मेटिव सेशन लगा होगा, काफी कुछ आपने नए इडियम्स फ्रेजेस सीखे होंगे। इसको आप डेली कॉन्वर्सेशन लैंग्वेज में यूज करिए, तो जिससे आपके इडियम्स क्या होंगे, लॉन्ग टर्म तक आपके माइंड में बैठ जाएंगे। एंड इफ यू लाइक द सेशन प्लीज गिव अ थम्स अप, और कोई भी डाउट होती है तो प्लीज कमेंट करिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज एज आई सेड व्हेन यू सब्सक्राइब इट मोटिवेट्स अस टू कीप मेकिंग सच फ्री एजुकेशनल वीडियोस फॉर यू ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।